अपने क्लाइंट्स के लिए कंपनियां खोलने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट की चिंता बढ़ गई है। चिंता इसलिए क्योंकि ये अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्रालय के 3 मई के एक नोटिफिकेशन में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का दायरा बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी पीएमएलए नोटिफिकेशन के मुताबिक सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए अगर किसी क्लाइंट के लिए चुनिंदा वित्तीय सौदे करते हैं तो वो पीएमएलए कानून के दायरे में आ जाएंगे। सबसे अहम है कंपनियां लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या ट्रस्ट बनाने, खोलने, चलाने पर ये प्रोफेशनल्स पीएमएलए के दायरे में आएंगे। इसके अलावा क्लाइंट के लिए अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री, क्लाइंट के धन, संपत्ति और सिक्योरिटीज का देखभाल करने पर भी पीएमएलए कानून लागू होगा। बैंक और सिक्योरिटीज के खातों का संचालन, कंपनियों के कामकाज के लिए पैसे जुटाने पर भी पीएमएलए के दायरे में आएंगे। हालांकि संशोधन में वकीलों को इससे बाहर रखा गया है। सरकार खोखा यानी शेल कंपनियों के बढ़ते कामकाज से काफी चिंतित है और बिना किसी कामकाज के हजारों की संख्या में खुली कंपनियों का मकसद काले धन को सफेद करना होता है। ऐसी कंपनियों में ओनरशिप की मल्टी लेयरिंग होने से असली मालिक तक पहुंचने में एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हाल के बरसों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कई मामले इस तरह के सामने आए हैं जिसमें प्रोफेशनल्स की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। आपको बताएं कि सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करनी होगी, जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं, सौदे का मकसद क्या है। अगर जानबूझकर किसी अवैध स्रोत वाले फंड से हुए सौदे को अनदेखा करने पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट पेनल्टी भी इन पर लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्लाइंट के किए गए जो सौदे हैं सभी सौदों का उन्हें रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही इसकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू के डायरेक्टर को भी देनी होगी। प्रोफेशनल्स की चिंता यह है कि एजेंसियों का पीएमएलए कानून में दोष साबित करने का रिकॉर्ड बहुत ही कमजोर रहा है। ऐसे में जांच एजेंसियों के चक्कर में फंसने पर उनके लिए यह राह कठिन हो सकती है। दलील तो यह भी है कि तीनों प्रोफेशनल्स के लिए तो पहले से ही संसद के पास किए हुए अलग अलग कानून के तहत बनी संस्थाएं हैं जो कामकाज पर निगरानी रखती है। ऐसे में पीएमएलए कानून के दायरे में इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर आज हम एक चर्चा करने वाले हैं। खास और बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है टीपी ओसवाल, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट, सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व वित्त सचिव, असीम चावला, मैनेजिंग पार्टनर, एएससी लीगल सॉलिसिटर्स एंड एडवोकेट्स। आप तीनों ही खास एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। सुभाष जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं, हमने ये जो पूरी रिपोर्ट दिखाई, ये डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि क्या है इस कानून में बदलाव के मायने। फिर भी आपसे हम समझना चाहते हैं कि सीए, सीएस इन सबको पीएमएलए के अंदर लाने के पीछे की नीयत क्या हो सकती है गर्ग सर? धन्यवाद। देखिए, सरकार ने नोटिफिकेशन तो निकाली है और उसमें सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट जैसे आपने बताया वो अदर प्रोफेशनल्स की कैटेगरी होती है, उसमें शामिल करते हुए पीएमएलए के स्कोप में ले आए हैं। लेकिन सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट नहीं किया कि क्यों किया गया है, उसके पीछे क्या कारण है। तो आपको नोटिफिकेशन से तो नहीं अंदाजा लग सकता, लेकिन आप फिर बाहर अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस, कोई पुराने केसेस या कुछ उसी से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जो मेरी समझ में है उसके हिसाब से संभवतः सरकार और ईडी के पास ये शायद कुछ ऐसा एविडेंस रहा, कुछ किसी 1-2 केसेस भी हुए हैं कोर्ट्स में जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या और दूसरे प्रोफेशनल हैं, उन लोगों ने जो मनी लॉन्ड्रिंग जो ऑफेंसेस उसमें पीएमएलए एक्ट में लिखे हुए हैं उनके करने में उसके लिए प्राथमिक पार्टी वही है जो उसमें इन्वॉल्व है, बट उसकी मदद करना भी
पीएमएलए में वैसे भी कवर्ड है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें जो इसमें, जैसे 6 चीजें इसमें मेंशन की हुई है कि 6 तरह के ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन सीधे एसोसिएटेड नहीं होते थे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से। वो सर्विसेज थी कुछ इस तरह की, जैसे आपने भी बताया कि अगर आपने किसी के लिए कंपनी बना दी, अब वो कंपनी बना के कंपनी चलाने वाले ने अगर कोई अपराध किया तो कंपनी बनाने वाले के लिए, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए उसकी कोई अपराध अभी नहीं था। अब ये इसी तरह से आप उसका पैसा मैनेज करते हैं या आप उसके सेविंग अकाउंट या दूसरे और अकाउंट में मैनेज करते हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी लिखी हैं इसमें, जैसे ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट भी अगर किसी कंपनी का आप करते हैं, अब उसका क्लियर नहीं है कि क्या चीज ऑपरेशन मैनेजमेंट में आएगी। किसी के लिए आप फाइनेंस रेज करते हैं तो क्या वो मैनेजमेंट में आएगा, या किसी के लिए आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या आप उसके लिए उनके कोई अकाउंट्स बना के देते हैं, ये मैनेजमेंट वगैरह में आएगा या नहीं, ये ग्रे एरिया। तो शायद ऐसा महसूस किया होगा सरकार ने कि ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को भी अंदाजा होता है अच्छी तरह से कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उनके ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन डाला जाए। जो आज का अमेंडमेंट हुआ है उससे ये ऑब्लिगेशन डलता है कि अब उनको ऐसे सभी क्लाइंट्स के लिए जिनको ये ऐसे सर्विस देते हैं उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करें, उनकी केवाईसी करें, और आवश्यकता हो जब भी कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाए उनसे तो वो डायरेक्टरेट को और दूसरी संस्था जो इसमें लगी हुई है उसको सप्लाई करें। बहुत साफ नहीं है कि अभी क्या चाहती है सरकार। शायद कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस तरह से ही कुछ सूचना और मिल जाए या कनेक्शन बन जाए। अभी देखना बिल्कुल गर्ग सर, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सर आपने जैसा बताया, सरकार जो इस पूरे नोटिफिकेशन के पीछे जो बेस नजर आ रहा है, सरकार चिंतित है कि जो शेल कंपनियों की बढ़ती संख्या है उससे सरकार चिंतित है, इसलिए उन्होंने ऐसा एक कदम उठाने की सोची है। पर ओस्टवाल सर, ये समझना जरूरी है कि जो गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करना तो ठीक बात है, लेकिन ये सब पर लागू कर देना, ये आपको कितना सही लगता है? ये ऐसा मामला लग रहा है कि कुछ जो मछलियां हैं वो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, इसलिए खामियाजा सबको भुगतना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इस सब चीजों के लिए पॉइंटर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट को मानना बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट ये काम करते भी होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वही करते हैं। इसमें लॉयर का पूरा सहयोग होता है, लॉयर की ओपिनियन लिए बगैर कुछ होता नहीं है, तो लॉयर को इसमें छोड़ दिया गया है। क्यों? और दूसरे भी प्रोफेशनल होते हैं, उन सबको नहीं लिया गया दायरे में। एक सिलेक्टेड प्रोफेशनल को लेने से आप दायरा पूरा नहीं कर रहे हो, और ये काम करने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। उनको तो कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं इंडिया में, तो उनको जवाबदारी भी जब ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा जाता है तो किसके थ्रू उसने कंपनी सेटअप की है, उस ऑफिसर को भी साथ में पकड़ो, है उसको भी अंदर रखिए एक बार, बाद में इंक्वायरी होने के बाद छोड़िए। लेकिन ये एक कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन को इस तरह से स्पेसिफिकली कवर करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, और ये कोई लॉजिकल नहीं लगता है। एक बात तो स्पष्ट सही है कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉ वर्ल्ड ओवर में लोगों को ये पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है। कैसीनो, होटल्स और लॉयर्स और अकाउंटेंट्स और फिर बैंकर्स और चैरिटेबल ट्रस्ट, ये पूरी चेन यदि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेना इस फील्ड में, या लॉयर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी को लेना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। तो लॉयर को नहीं लेना ये भी गलत है, जबकि ये प्रोविजन इस तरह से लेके आ रहे हो, आधे अधूरे लेके आ रहे हो, तो फिर उससे नतीजा निकलने वाला क्या है? कुछ नहीं निकलेगा, अल्टीमेटली देख लीजिएगा। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि ये इस पूरी कड़ी में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है,
और भी बहुत सारे इस कड़ी में जो अहम पहलू हैं उनको इससे अलग रखा गया। जैसे आपने लॉयर्स का यहाँ पर जिक्र किया, वो इसके दायरे में क्यों नहीं है? असीम जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा सुभाष जी ने भी जिक्र किया था, जैसा ओसवाल सर भी कह रहे हैं, कुछ जो बातें हैं वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं लग रही हैं, क्योंकि जो सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अपने संस्थान भी है, उन पर उनके भी अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो पीएमएलए के अंदर लाने का एक बड़ा मकसद क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि यह भी हमें मालूम है कि पीएमएलए कानून के जो मामले होते हैं वो काफी लंबे समय तक लंबित पड़े रहते हैं, काफी लॉन्ग इनका एक पूरा कार्रवाई का प्रोसेस होता है, और दोष सिद्ध करने का जो अनुपात है वो भी पीएमएलए कानून के तहत काफी ज्यादा कम है। स्वाति, शुक्रिया शो पे आमंत्रण करने का। इसमें 3 या 4 इम्पॉर्टेंट बातें को ध्यान से देखना होगा। पहली बात यह कि संशोधन का इम्पैक्ट क्या है। संशोधन के इम्पैक्ट से चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट रिपोर्टिंग एंटिटी के दायरे में आ जाते हैं। रिपोर्टिंग एंटिटी को सेक्शन 15 के तहत आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बाद कुछ रिपोर्टिंग देनी होगी टाइम टू टाइम, जो बैंकों को और मनी लॉन्ड्रिंग के मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रेगुलेशन के तहत है। अब सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक समान नहीं है, सारे कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी एक समान नहीं है, तो क्या वो रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म होगा? 10 लाख की एग्जिस्टिंग लिमिट होगी, छोटे सीएस को, बड़े सीएस को, बड़ी मछली, छोटी मछली। तो पहली बात तो ये कि इसका इम्पैक्ट क्या है। फिर सेक्शन 12AA मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कहता है कि ड्यू डिलिजेंस को इन्हांस करना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो इसका एक इम्पैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे है। 2019 में स्वाति, आपको बिल्कुल पता है कि जो आप मकानों की या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते थे, 2019 से आपने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी रिपोर्टिंग एंटिटी में डाला, तो दायरा धीरे धीरे बड़ा हो गया। ज्वेलर्स हो गए, 2019 में वो अमेंडमेंट हुई, 23 में ये हुई। तो इससे एक तो ये हो गया इम्पैक्ट एनालिसिस। अब आते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो आपने 2-3 बार उसका हलफ दिया। उसकी ज़रूरत कहाँ से पड़ती है? उसकी ज़रूरत पड़ती है OECD की ये रिपोर्ट से, एंडिंग द शेल गेम। 2021 में OECD फ्रांस ने एक रिपोर्ट निकाली कि किस तरह से जो प्रोफेशनल्स हैं वो किस तरह से मदद करते हैं इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ से। आई एम श्योर आपके चैनल के माध्यम से ये सब रिपोर्ट देख सकते हो। 2021 में आई है रिपोर्ट, और मैं हैरान हुआ इस रिपोर्ट को देख के कि इंडिया तो एक फुल मेंबर OECD भी नहीं है, फिर भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 3,09,000 डायरेक्टर, 2.25 लाख कंपनियां और लगभग 4,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे जिनको उन्होंने प्रोफेशनल एनेबलर की कैटेगरी में डाला, कि उन्होंने कुछ इस तरह का कार्रवाई किया जिसको आप ठीक से नहीं, जिसको आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी या जिसको आप कंटेम्पचुअस एक्टिविटी कह सकते हैं। और रिपोर्ट के 32वें पेज पे एक वहाँ पर एक एनालिसिस दिया गया कि ये 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर से ठीक तरह से कार्रवाई नहीं की गई। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो OECD ने लिखा है कि उसमें शायद इंस्टीट्यूट का एक रोल, वो विषय को अभी साइड पे रखते हैं। देखने वाली बात यह है कि जब इसके रूल्स फॉर्मुलेट होंगे सेक्शन 15 के तहत, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या मदद करेंगे या उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल देंगे जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मेक्सिको, यूके में ये प्रोफेशनल अनेबलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन है। स्वाति, 50% आपकी फीस फॉरफिट की जा सकती है, सिविल एक्शन लिए जा सकते हैं। मेरी वरी इस समय जो सबसे ज़्यादा एक प्रोफेशनल होने के नाते ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कंप्लायंस डाल देंगे, जितना वो बेचारा कमा नहीं पाता उससे ज़्यादा उससे कागज़ काले करवाएंगे, रिपोर्टें मंगवाएंगे। एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट करनी होगी, सब स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नफरा को तालमेल से करना पड़ेगा। इस समय देखना यह है कि सरकार ने तो ये उत्तरदायित्व डाल दिया इन 3 एजेंसीज पे। अब बजाय ब्लेम गेम करने के कि किसकी जिम्मेदारी है, कौन करेगा, उसमें एक अदना सा चार्टर्ड अकाउंटेंट मारा जाएगा जिसके पास तो बड़ा पैराफरेलिया है, वो तो मैनेज कर लेगा और वो एडेड कॉस्ट को फीस में भी डाल देगा।
जो छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बेचारा क्या करेगा, कहाँ से वो क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस करेगा 12AA में? असीम जी, जो आप बात कह रहे हैं, जो आपने जिक्र किया था बड़ी मछली छोटी मछली का जिक्र आपने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेटली, कि इसमें भी क्या एक फेयर एक डील हो रही है कि नहीं हो रही है। सुभाष सर, ये समझना जरूरी है, जिसका जिक्र यहाँ पर ओसवाल सर ने भी किया और असीम जी भी इसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो पूरा नेक्सस है, अगर यहाँ पर काले धन को सफ़ेद करने की बात चल रही है और पीएमएलए के दायरे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लाने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इस कड़ी में जो मिसिंग लिंक्स है, क्या उनको भी इसके दायरे में लाना ज़रूरी है? क्या सिर्फ एक ही पार्टी के एक्टिव होने से इतना बड़ा एक काला कारोबार क्या हो सकता है? क्या मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? और क्या इसके दूरगामी इफेक्ट सर हो सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत लंबे चक्रव्यूह में इसके चलते पड़ सकते हैं। क्यों ना इसका दायरा बढ़ाया जाए? आपको लगता है ज़रूरी है ऐसे किसी एक्ट में और भी लोगों को शामिल करना, बशर्ते सिर्फ आप CA/CS को शामिल कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है थोड़ी सी तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। मुझे नहीं लगता कि आज की ये नोटिफिकेशन जो कल जारी हुई है उससे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी कंपनी सेक्रेटरी या सभी कॉस्ट अकाउंटेंट को ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ गया है कि वो सब पीएमएलए में शामिल हो गए हैं। नोटिफिकेशन की जो मेरी रीडिंग है वो ये कहती है कि अगर ये 6 तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसमें जो इन्वॉल्व हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या वो कॉस्ट अकाउंटेंट ही इसकी परिभाषा में आएंगे। तो मुश्किलात इस बात की है कि वो 6 ट्रांजैक्शंस जो उसमें लिखे हैं उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। उसमें बड़ा क्लियरली कंपनी बनाना और शेल कंपनियां वगैरह तो शामिल उसमें 5वें नंबर पर बड़े क्लियरली आती है, बाकी सब इतने क्लियर नहीं है। दूसरा कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के काम में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो तो मुख्य जो अपराध है उसको करने के लिए वैसे भी चाहे वो CA हो चाहे ना हो, वो उसमें कवर्ड हो जाते हैं। उनके लिए आपको ये नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। बैंकर, इंटरमीडियरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो ये अगर मान लीजिए जैसे कोई लॉयर अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है किसी प्रिंसिपल पार्टी के साथ या इनडायरेक्टली उनको मदद करते हुए, तो वो तो अपराध में वैसे ही शामिल हो जाता है। बट एज ए प्रोफेशनल आपका ये पॉइंट फेयर है कि अगर प्रोफेशनल्स को आप शामिल कर रहे थे तो ये 6 जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो भी प्रोफेशनल्स करते हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे और कोई प्रोफेशनल हो, इंजीनियर्स भी कर सकते हैं और भी लोग कर सकते हैं, तो सारे प्रोफेशनल को शामिल करना चाहिए था। इनको केवल CA/CS कॉस्ट अकाउंटेंट को एक्सक्लूसिवली शामिल करना शायद उचित नहीं था। बिल्कुल। ओसवाल सर, ये समझना यहाँ पर जरूरी है कि ये इस नियम के अमल में आने के बाद प्रैक्टिकली किस तरीके की प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल्स को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जैसा अभी हमने चर्चा की कि एक बार जब पीएमएलए के अंदर ये मामला आ जाता है, कोई इसके गिरेबान में जकड़ आ जाता है, जकड़ लेता है, तो काफी लंबे समय तक अदालतों में मामला चल सकता है। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप आने वाले टाइम में सर देखते हैं प्रोफेशनल्स के लिए? इसको पूछा गया आप सवाल? ओसवाल सर, आपसे सवाल है। किसके लिए है? आपकी आवाज सुनाई नहीं सर, ओसवाल सर आपके लिए सवाल है। ओसवाल सर आपके लिए सवाल है। अच्छा, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि इसके कारण क्या होगा, अभी KYC की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट, कोई भी नया क्लाइंट लेता है, वो पुराना नहीं है, तो उसको उसकी काफी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। अब आसिम ने सही कहा कि छोटा मोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ये करने में असक्षम रहेगा। वो इसका मतलब आप बढ़ावा दे रहे हो बिग 4 को, बड़ी फर्मों को ही काम दे रहे हो, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क होगा। हो सकता है वो भी करते हो लेकिन नहीं करते हो, लेकिन आप एक एश्यूम करके चल रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम करता है। और गर्ग साहब ने सही कहा कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता है, तो लेकिन KYC करना पड़ेगा, और KYC करने के बाद में भी डॉक्यूमेंटेशन लेने पड़ेंगे, और उसके बाद में ये काम करेगा, एडवाइस करेगा। लेकिन जो करने वाला है, गलत काम जो करने वाला है, वो KYC भी कर लेगा। तो इसके लिए उसका सॉल्यूशन क्या है?
गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस देनी चाहिए कि इसके सॉल्यूशन क्या है। और जो भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, समझो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा जाता है तो उसके साथ साथ जो भी इन्वॉल्व है सभी के ऊपर एक्शन होनी चाहिए। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, लॉयर साथ में आएगा उसको ले लीजिए, बैंकर्स को ले लीजिए, या इंटरमीडिएरी दूसरा कोई है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। खास करके हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज एक टैक्स ऑफिसर क्या करता है, झूठा झूठा असेसमेंट कर देता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का लगा दे, सॉरी ब्लैक मनी एक्ट लगा देता है और बड़ा बड़ा असेसमेंट कर देता है टैक्स पेयर पे, 25,000 करोड़ की डिमांड निकालता है। और लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो असेसमेंट ऑर्डर देखिए आप, तो एक ही चीज को 4 बार एडिशन करता है, तो उसकी जवाबदेही कहाँ है उसके पास, वो तो छूट जाता है। तो उसके कारण तकलीफ कितनी होती है टैक्स पेयर को, वो देखिए ना। और वो जेन्युइन टैक्स पेयर है तो भी वो हरास हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो भी एजेंसी इन्वॉल्व है एक्शन लेनी चाहिए, 100% लेनी चाहिए। ऐसी बात है नहीं कि कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, ये काम हो रहा है। ओईसीडी ने रिपोर्ट में कहा है, असीम ने बताया, वो भी बात सही है। यदि पब्लिक इज इन्वॉल्व, टेक एन एक्शन। और गवर्नमेंट ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, ये एक ताज्जुब की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। असीम, मैं यही आपसे समझना चाहती हूँ कि फेयर प्ले हो इसमें, और वो लोग जानबूझकर ना फंसे जिन्होंने कुछ नहीं किया है। उसके लिए जैसा कि ओसवाल सर भी कह रहे हैं कि कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं तय की गई, क्या कुछ और इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए इस पूरे नोटिफिकेशन में? और भी कुछ आना बाकी है जिससे कि क्लियर हो कि सही में किसको गुनहगार बनाया जाए और कौन बचना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। सेक्शन 12 ऑफ पीएमएलए कहता है कि आपको ऑब्लिगेशन होगा रिकॉर्ड मेंटेन करने का, और रिकॉर्ड मेंटेन के बड़े लंबे चौड़े रूल्स हैं। 13 में फ़ाइन भी लग सकता है, सेक्शन 13 में। 15 में क्या रिपोर्टिंग देनी है वो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में आप सबका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रखें और उस तरह से करें। अभी भेड़ चाल का टाइम नहीं है। इंस्टीट्यूट और एनएफआरए को एक माता पिता का रोल अपनाना पड़ेगा, बजाय ये कि आप ठीक या मैं ठीक। और अगर ये तीनों इंस्टीट्यूट पे लागू है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी पे भी, ठीक। और इसके अलावा जो होगा, अब वो जब रूल्स आएंगे, वो किस तरह के रूल्स आएंगे, उसका क्या स्वरूप होगा, उसका कितना इम्पैक्ट होगा, इसको जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है ना, कि जितना छोटा उतना छोटा उस पर बोझ डालो, जितना बड़ा उस पर उतना बड़ा बोझ डालो। तो एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, आपको जागरूकता लानी पड़ेगी इसमें कि आप कैसे करेंगे। केवाईसी का जिक्र ओसवाल साहब ने भी किया। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि प्रैक्टिस और मैल प्रैक्टिस में बड़ा फ़र्क है। आप मैल प्रैक्टिस की बात करेंगे तो फिर ये सब कुछ होगा। और जो प्रोफेशनल एनेबलर्स का कॉन्सेप्ट ओईसीडी बता रहा है और कंपैरेटिव लॉ बता रहा है कि जी 50% फीस, सिविल सैंक्शन होगी, वो सेक्शन 13 ऑफ पीएमएलए में भी हो सकता है। पीएम मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में नोइंगली असिस्ट करना, जो सेक्शन के वर्ड्स हैं, जिस तरह से लॉ लिखा गया है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्लाइंट के बारे में सरकार को, आरबीआई को इन्फॉर्मेशन दूं। ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हूँ, नोइंगली असिस्ट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को, जो लॉ का रूपरेखा है, तो चाहे मैं रिकॉर्ड मेंटेन करूँ या ना करूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर मैं इन्वॉल्व तो नहीं हूँ और आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी का थोपा मेरे पे लगा दिया, तो वो क्या इक्विटेबल है कि नहीं है? इस समय ज़रूरत है संयम की और इसको प्रॉपरली हैंड होल्ड करने की। नहीं तो प्रोफेशनल का विश्वास जो है ना, अपनी प्रोफेशनल बॉडी से उठ जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई जो भी डिसाइड करेंगे वो फिर उसके लिए एक मान्य हो जाएगा। सेक्शन 13 में तो बड़ी एक हास्यात्मक बात है, जिसको आयरॉनिकल बात कह सकते हो या हास्यात्मक बात कह सकते हो, कि फाइन लगाने से पहले जो पहले अनअमेंडेड प्रोविजन थे कि कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले ली जाएगी। अब मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट पे फाइन लगाना चाहते हैं तो किसकी मदद लेंगे उसके आंकड़े देखने के लिए? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको नी जर्क रिएक्शन, फिर 1 स्टेप अहेड 2 स्टेप फॉरवर्ड ना करके ठीक से देखें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संख्या इस देश में, तो कुल मिलाकर सरकार जो चिंता जता रही है, जो जिस तरीके से, जैसा कि असीम भी कह रहे हैं और हमारे बाकी 2 एक्सपर्ट्स ने भी बोला कि सरकार की चिंता साफ है कि बढ़ती शेल कंपनियों के चलते वो
सीए हो गया, सीए से कॉस्ट अकाउंटेंट को पीएमएलए के दायरे में लाना चाहती है। नोटिफिकेशन में साफ ज़रूर है, लेकिन गेहूं के साथ गुड़ न पिस जाए और जो लोग इसमें नहीं शामिल हैं वो भी ज़बरदस्ती लंबे मामलों में ना फंस जाए, ये भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर हमने एक फेयर चर्चा की है। बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे तीनों ही खास एक्सपर्ट्स का अपने अपने राय रखने के लिए। टीपी ओसवाल सर, आपका धन्यवाद। सुभाष गर्ग जी, आपका भी धन्यवाद करेंगे और असीम चावला जी, आपका भी धन्यवाद करते हैं चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।